नमस्कार साथियों, क्लास 12 लेके हम हाजिर हैं। पहले की 11 क्लासें हो चुकी हैं तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं। हम लेबर वेलफेयर पेपर कोड 55 के लिए ये कोर्स कर रहे हैं जो कि एनटीए यूजीसी नेट और जितने भी अदर्स जो पीएसयू एग्जाम है ये उनके लिए बेनिफिशियल है। तो पहले की 11 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें हम यूनिट 1 कर रहे हैं। यूनिट 1 में चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 हम कर रहे हैं प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग। पहले हो चुका है। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग आएगा, तो इस चैप्टर में हम स्टाफिंग को देखेंगे। वैसे मैंने डायरेक्शन जो है डायरेक्टिंग वो पहले कर लिया डायरेक्शन वाला, लेकिन अब हम इसमें स्टाफिंग को देखेंगे। तो इसमें हम स्टाफिंग देखते हैं कि स्टाफिंग होता क्या है। स्टाफिंग का मतलब क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको लोग चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए काम करने के लिए। तो उसको चुनने का जो पूरा प्रोसेस है वो स्टाफिंग है, यानी कि राइट पर्सन फॉर द राइट वर्क। और ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है कि आप किसी सही व्यक्ति को चुन लें उस काम के लिए, ये डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है इसे हम समझेंगे। तो अभी स्टाफिंग क्या है कि हमें ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जो हमें लोग हैं, जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो हमें चाहिए, उनको चुनने का जो तरीका है वो स्टाफिंग है। अब इसकी एक डेफिनेशन है, कुंज और ओडोनल साहब ने इसको दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाने के लिए हमें स्टाफिंग करनी है, और जो स्टाफ हम चुनेंगे उसका सिलेक्शन भी करना है, उनका डेवलपमेंट भी करना है, ट्रेनिंग देके, और उनका अप्रेजल भी करना है। तो ये उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी स्टाफिंग की, तो आप इसको यहाँ देख लेना। इसके बाद फीचर देखते हैं कि स्टाफिंग के फीचर क्या है। एक तो ये क्रूशियल मैनेजर फंक्शन है। क्रूशियल का मतलब क्या है कि आप ह्यूमन रिसोर्स को चुन रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स को जो चुनना है वो इतना आसान नहीं है। आप उसको सिलेक्शन करना, सही जगह पे सही पर्सन को चुनना, मतलब वो उस काम के कैपेबल भी है या नहीं है, ज्यादा उससे टैलेंटेड तो नहीं है, कम तो नहीं है, परफेक्ट बंदे को चुनना उस काम के लिए ये इतना इजी नहीं है, इसलिए इसको क्रूशियल मैनेजमेंट फंक्शन भी बोला गया है। नेबर एंडिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि आपको उसको सिर्फ चुनना नहीं है, उसको ट्रेन भी करना है, फिर उसका प्रमोशन भी करना है, ट्रांसफर भी करना है। तो ये एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूस चलता रहता है, इसलिए इसे नेवर एंडिंग प्रोसेस भी बोला गया है। और कॉम्प्लेक्स फंक्शन इसलिए है क्योंकि आपने जितने भी लोग चुने, हर व्यक्ति का जो एटीट्यूड है, जो उसका बिहेवियर है, वो अलग अलग है। तो अलग अलग बिहेवियर और एटीट्यूड के साथ डील करना ये भी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। इसके बाद देखते हैं कि इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है। सुटेबल कैंडिडेट अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने चुन लिया, ठीक है, तो ये स्टाफिंग में हेल्प करता है। मतलब स्टाफिंग का जो प्रोसेस है ये हेल्प करेगा आपको। अगर अच्छे से आपने इसे करा तो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करेंगे, एक सुटेबल कैंडिडेट जो कि उस डेजिग्नेशन के लिए, उस पोस्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, उसको चुनने में अगर आपने स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस अच्छे से किया तो ये आपको हेल्प करता है। अब इसके बाद ये है कि अगर आपने सही पर्सन को चुन लिया, अब आपने सही पर्सन को चुन लिया तो वो जाहिर सी बात है बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा। तो इससे जो परफॉर्मेंस होगी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की वो बहुत बूस्ट पे होगी, बहुत हाई पे होगी। ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत बेनिफिट लेके आएगा और ऑर्गेनाइजेशन आगे की तरफ जाएगी। इसलिए जब हम राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए चुनेंगे तो परफॉर्मेंस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, बूस्ट पे होगा। अच्छा, अब स्टाफिंग से मान लो हमने सही पर्सन को चुन लिया, जो कि नॉर्मली तो होता नहीं है। होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं भी होता है। जनरली प्राइवेट सेक्टर में तो पूरा प्रोसेस अच्छे से करके अच्छे लोगों को ही चुन लिया जाता है, अच्छे से नहीं करेंगे तो उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा भी होता है जहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है कि मान लो डेजिग्नेशन जिसके लिए आपने जॉब निकाली उसके लिए आपने परफेक्ट व्यक्ति को चुना तो वो सेटिस्फाई होगा। लेकिन जनरली आजकल क्या देखा जाता है, जनरली ये देखा जाता है कि बंदे ने कर तो रखी है बीटेक, सही है, काम उसने बीटेक कर रखी है, और काम क्या दे रखा है आपने, आपने उसे कॉल सेंटर में फोन पकड़ा के रखा है कि आप बात करो। तो वो सेटिस्फाई तो होगा नहीं, वो तो फर्स्टेड हो गई। और आपको पता है इंडिया में मैक्सिमम लोग फर्स्टेड ही है। यहाँ वहाँ की डिग्री ले रखी है, कोई रेलवे में कहीं लगा हुआ है, कोई कहीं प्राइवेट सेक्टर में कॉल सेंटर में लगा हुआ है,
अब आप देखो कि आप रेलवे में जाओ, ग्रुप डी की जो वैकेंसी होती है जिसमें आपको रेलवे का जो ट्रैक है उसके ऊपर क्या होता है, वो जो गिट्टी वगैरह पड़ी रहती है उन पत्थरों को हटाने का काम देते हैं। लेकिन जब आप ग्रुप डी की कट ऑफ देखेंगे ना, तो वो टॉपर्स होते हैं जो वो जॉब कर रहे हैं। तो वो सेटिस्फाई होंगे क्या? बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होंगे। और जो बड़े बड़े अच्छे कॉलेज से बीटेक वगैरह करके जाते हैं वो कॉल सेंटर में लगे होते हैं, तो वो क्या सेटिस्फाई होंगे? क्या नहीं होते, वो फ्रस्ट्रेट ही होते हैं। मजबूरी में काम तो कर रहे होते हैं। तो जॉब सेटिस्फेक्शन होगा अगर आपने स्टाफिंग अच्छे से करके रखी हुई है। इसके बाद है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब अब यूटिलाइज हम रिसोर्स का कैसे अच्छे से करेंगे, कि मान लीजिए वही बात है कि आपने एक अच्छे व्यक्ति को चुन लिया, तो काम भी करेगा, कंपनी भी आगे की तरफ जाएगी। लेकिन मान लो आपने किसी ऐसे व्यक्ति को चुन लिया जो ठीक नहीं है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत बार आपने सुना होगा या देखा होगा, वो काम ही नहीं कर रहा। तो काम नहीं कर रहा तो ऐसा तो नहीं है सैलरी नहीं ले रहा, सैलरी तो वो लेगा ही लेकिन काम नहीं करेगा। तो एक व्यक्ति या एक से ज्यादा व्यक्ति उस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहा लेकिन सैलरी ले रहे हैं, तो फंड तो बेकार ही हो रहे हैं ना उस ऑर्गेनाइजेशन के। पैसा तो बेकार ही जा रहा है, वो काम भी नहीं कर रहा, काम भी स्लो हो रहा है। तो फंड का मिस यूज हो रहा है एक तरफ से। लेकिन अगर आपने परफेक्ट पर्सन को वहां चुना हुआ है तो वो बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। और अगर बेकार पर्सन को चुना हुआ है तो वो काम भी नहीं कर रहा, फंड भी बेकार हो रहा है, तो रिसोर्सेज खराब हो रहे हैं। तो अगर आपने स्टाफिंग अच्छे से करी, अच्छे से पर्सन को चुना, तो जो रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन होगा वो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद आते हैं प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं कि पहले कौन सा बाद में कौन सा, नंबर वन पे कौन सा। तो बहुत ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं है, अगर आप नॉर्मल भी दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे। तो जो प्रोसेस है उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग का मतलब क्या है कि मुझे कितने बंदे चाहिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितने बंदे चाहिए, कितनों की जरूरत है, ठीक है। ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है। अब इसमें क्या क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कितने लोग चाहिए काम करने के लिए, सही है, ये तो ये भी ठीक है, एक तो ये भी देखेंगे। इसके बाद किस तरह के स्किल के बंदे चाहिए। आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे आपको मान लो एक गेट कीपर भी चाहिए, सिक्योरिटी वाला भी चाहिए, कोई व्यक्ति जो कैफेटेरिया वगैरह चला रहा, चाय वगैरह सर्व कर रहा, वो भी चाहिए, मैनेजर भी चाहिए कई सारे। अगर आपके पास मशीनें और तो मशीनों को चलाने वाले वर्कर भी चाहिए, ठीक है। फिर जो माल यहाँ से वहाँ उठा के ले जाएंगे वो भी स्टाफ चाहिए आपको। और जो आपका माल जब बन जाएगा उसको चेक करने वाले क्वालिटी इंचार्ज भी चाहिए। तो आपको अलग अलग लोग तो चाहिए, इतने सारे नंबर तो है ही। उसके बाद आपको देखना है कि किस तरह के काम है आपके पास, क्वालिटी इंचार्ज है, मैनेजर है, इंजीनियर है, कारीगर है, और लोकल स्टाफ है, कैफेटेरिया स्टाफ है। तो अलग अलग फंक्शन के लोग भी आपको ये देखना है, कितने लोग चाहिए, किस तरह के फंक्शन है, ठीक है। वर्कलोड और वर्क फोर्स दोनों को आपको एनालाइज करना है। तो एक बार आपने एनालाइज कर लिया, मान लीजिए कि अभी आपके पास 100 लोगों की क्वांटिटी है जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि 10 लोग और चाहिए, ठीक है। तो आपने पूरा रिसोर्स की प्लानिंग कर ली कि 100 बंदे तो हैं लेकिन 10 बंदे और चाहिए। तो आपने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर ली, और वो जो 10 बंदे चाहिए उसमें भी आपने वर्क फोर्स को अलग अलग कर दिया कि एक मैनेजर चाहिए, क्वालिटी इंचार्ज चाहिए, 4 कारीगर चाहिए, इस तरह से आपने वो भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो वर्क फोर्स और वर्कलोड दोनों का आपने एनालाइज कर लिया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरा स्टेप है कि जो रिक्रूटमेंट करेंगे उसका रिक्वायरमेंट कैसे करेंगे। रिक्रूटमेंट के लिए आप भर्ती निकालेंगे। भर्ती का आप क्या क्या तरीका हो सकता है, देखिए भर्ती के बहुत सारे तरीके हैं, आपको जनरली पता भी है। तो भर्ती के भी प्रोसेस इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। अब एक्सटर्नल का मतलब क्या है, पहले तो इंटरनल समझ लेते हैं, बहुत आसानी। इंटरनल का मतलब जो आप ही के कंपनी में काम कर रहे हैं। मान लीजिए पहले से 100 लोग काम कर रहे हैं, तो उनको ही आप बता दो कि देखो 10 वैकेंसी निकली है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनली उनको देख लो, ठीक है। एक्सटर्नल में मतलब आपने मान लीजिए पेपर में इश्तेहार दे दिया कि ये 10 वैकेंसी निकली है हमारे यहाँ, और ये क्वालिफिकेशन चाहिए, आप अप्लाई कर लो। बहुत सारे तरीके हैं। या जैसे Naukri.com है, आपने उनसे लिंकअप कर लिया, उनकी साइट पर डलवा दिया। या थर्ड पार्टी बहुत सारी और एजेंसियां होती है, उनको बोल दिया कि हमको इस तरह के 10 बंदे चुन के आप ले आओ। तो रिक्रूटमेंट के ये सारे तरीके हो गए। या एम्प्लॉयमेंट न्यूज होता है, या कुछ एजेंसियां होती हैं, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट निकाल देंगे, ठीक है। रिक्रूटमेंट निकाल दिया। अब लोगों ने आपके पास
एप्लीकेशन भेज दी कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे, हम उनका सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन कैसे करेंगे, वो आपके तरीके पर डिसाइड करता है कि आप किस तरह कर सकते हैं। जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम ले लेते हैं या एप्टीट्यूड टेस्ट रख लो, उनको बिठा के भैया टेस्ट दो तुम, ठीक है, ये तरीका होता है। इंटरव्यू ले सकते हैं, और क्या होता है, डिबेट वगैरह करवाते हैं कि वो स्किल है कि नहीं है। मैनेजर है तो उसको कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, वो है नहीं, डिबेट करवा लो, बिठा के ग्रुपिंग करवा लो। या कोई क्वालिटी इंचार्ज आ गया तो उससे क्वालिटी चेक करवा लो कि काम भी आता है या नहीं आता है। तो अपने सिलेक्शन के तरीके से उन्हें सेलेक्ट करेंगे। पहले आपने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर ली कि हमको 10 लोग चाहिए, फिर उसका रिक्रूटमेंट के लिए भर्ती निकाल दी, भर्ती निकालने के बाद अपने तरीके से उसका सिलेक्शन कर लिया। अब जब आपने सेलेक्ट कर दिया तो उनको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सेलेक्टेड, अब आप सेलेक्ट हो गए और आइए ज्वाइनिंग कीजिए। तो आप उनको क्या करेंगे, प्लेसमेंट कर देंगे, यानी कि प्लेस कर देंगे, उनको ऑफर लेटर दे देंगे। ऑफर लेटर दे दिया, उनको बता दिया आप कल से आ जाइए, ठीक है, ये प्रोसेस हो गया। अब इसी में प्लेसमेंट के बाद है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, अब वो नया नया बंदा है, उसे क्या पता ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, पूरा नहीं पता, थोड़ा बहुत जो उसे पता है वो पता है। तो आप उसे ऑफिशियली अब इनवाइट करेंगे, कंपनी में पहला दिन है, उसे बताएंगे कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीज़ बनाती है, पिछले 45 साल से या कभी से ये काम कर रही है, ठीक है। फिर उसको डेजिग्नेशन बताई जाएगी, ये आपकी कुर्सी है, ये आपका चैम्बर है, यहाँ आप बैठेंगे, ये स्टाफ है जो आपको हेल्प करेगा, ये आपके सीनियर है, ये मैनेजर है, आपको आप सबसे उनको मिलवाएंगे। कंपनी की पॉलिसी बताएंगे, एक बुक उठा के दे देंगे, देखिए ये कंपनी की पॉलिसीज है और आप पढ़ लीजिएगा, डू और डोंट्स लिखे हुए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑफिस सुबह 9:30 बजे लगता है, इतने बजे आ जाइएगा, 5:30 बजे आप चले जाइएगा। मतलब जो भी चीज़ें आप उनको इंडक्शन में सारी चीज़ें बता देंगे, सबसे मिलवा देंगे ऑफिस स्टाफ से जिनसे जिनसे जरूरत होगी। इसे इंडक्शन बोलते हैं। अब वो उसका पहला दिन है, प्लेसमेंट हो गया, इंडक्शन हो गया, अब उसे ट्रेनिंग देंगे। अब आपने चाहे इंजीनियरिंग कर रखी हो या कुछ भी कर रखा हो, वो आपने कॉलेज में सीखा होगा, बट प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे अब ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि अलग अलग तरह की मशीनें, अलग अलग तरह का स्टाफ और काम थोड़ा अलग हो सकता है, तो आपको कुछ समय लगेगा ट्रेनिंग के लिए। तो 6 महीने साल भर जितना भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब किताब होता है वो आपको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। तो अब आप जॉब ज्वाइन कर चुके हैं, अब आप ट्रेनिंग पे हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, फिर आपके रिक्रूटमेंट हो गए, फिर सिलेक्शन हो गया, फिर प्लेसमेंट हो गया, आपका इंडक्शन भी करवा दिया। अब ट्रेनिंग पे है, मतलब आप ट्रेनिंग शुरू हो गई। अब इसके बाद आता है कंपनसेशन। अब यहाँ पे बड़ी समस्या है, बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि कंपनसेशन को या तो बाद में रखा है 8वें नंबर पे, या अप्रेजल के बाद रखा है, जो मुझे लॉजिकली समझ नहीं आया बिल्कुल भी कि वहाँ पे लोगों ने क्यों इसे रख के रखा हुआ है। क्योंकि जब आपने जॉब ज्वाइन कर ली, कंपनसेशन का मतलब होता है जो भी चीजें आपको मिलने वाली है, पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी, या और भी चीजें, बहुत सारी चीजें होती है ना, आपको मेडिकल फैसिलिटी क्या मिलेगी, पेंशन भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी, जो भी चीज आपको मिलने वाली है, घर मिलेगा रहने के लिए, चारे मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें। तो जब नॉर्मल लॉजिकल चीज है, जब आपने जॉब ज्वाइन करी है ना, जिस दिन से, तो मंथ के एंड में तो आपको सैलरी मिलनी है। तो ये बाद में कैसे होगा, ये तो मेरे समझ नहीं आया। तो लॉजिकली जो मेरे को ठीक लगा उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने जब जॉब ज्वाइन कर ली, उसके बाद आपको कंपनसेशन, रेमुनेशन जो भी मिलना है वो आपको, सैलरी वगैरह या फैसिलिटी वो आपको मिल जाएगी। अब इसके बाद आएगा अप्रेजल। अब अप्रेजल का मतलब क्या है, अब आपको काम करते करते जो भी अप्रेजल का ऑर्गेनाइजेशन में पीरियड होगा, 6 महीने का, साल भर का, 1.5 साल का, जो भी उनका अप्रेजल का पीरियड होगा, मतलब जितने भी दिन आपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करा, कैसा आपका काम रहा, कैसा बिहेवियर था, या जो भी वहाँ पे स्टैंडर्ड होंगे, उस हिसाब से मैनेजर के साथ आप बैठेंगे, मीटिंग होगी, या जो भी उनका तरीका होगा, आपको चेक किया जाएगा कि आपने क्या क्या काम करा। फिर उस हिसाब से आप मतलब वो डिसाइड होगा कि आपने अगर अच्छा काम करा तो आपको कितनी रेटिंग देनी है। रेटिंग सिस्टम भी होता है। जैसे मान लीजिए आपने बहुत अच्छा काम करा, तो बहुत अच्छा काम करा मतलब आपको मान लीजिए रेटिंग है एक्सलेंट की, आपको एक्सलेंट दे दिया, 100 आउट ऑफ 100। अब इससे क्या होगा, अब इससे बहुत सारी चीजें डिसाइड होंगी। एक तो ये है कि मान लीजिए आपको मंथ के एंड में कुछ बोनस मिलेगा, बहुत सारी कंपनियों में बोनस मिलता है या उसे कुछ और भी बोलते हैं। तो बोनस का अगर आपने 100% करा, तो मान लीजिए आपको 1 लाख का बोनस मिलेगा। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपका काम उतना अच्छा नहीं था, अच्छा था लेकिन इतना अच्छा नहीं था, तो आपको 100 आउट ऑफ 100 नहीं देने, 100 आउट ऑफ 80 देने हैं आपको, आउटस्टैंडिंग देने हैं, ठीक है। एक्सलेंट नहीं दिया, उससे थोड़ा सा कम दिया, तो आपको 1 लाख का बोनस नहीं मिलेगा, मान लीजिए 80,000 का बोनस मिलेगा। तो इस तरह से आपको अप्रेजल भी देंगे। फिर ये अप्रेजल आपका तय करेगा कि आपको प्रमोशन किस हिसाब से मिलना है। अब मान लीजिए 3 पर्सन है,
एक तो पिछले 2-2 3-3 साल से 100 ला रहा है और एक 80 ला रहा है, तो जाहिर सी बात है जो 100 लाएगा उसको प्रमोट पहले किया जाएगा, ठीक है, उसके काम के हिसाब से। तो अप्रेजल के बाद आपका प्रमोशन है, प्रमोशन में और भी चीजें हैं, जैसे ट्रांसफर भी है, डिमोशन भी है। अच्छा काम नहीं करा तो हो सकता है आपको लोअर ग्रेड में कर दे, तो जनरली वो होता नहीं है, लेकिन तो ये इसका एक प्रोसेस है। तो और यही हर जगह होता है नॉर्मली। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, आप नॉर्मली भी सोचेंगे तो आप देख लेंगे कि यही सारी चीज़ें होती हैं। और लेकिन ये क्या है, एक ट्रेंड बना हुआ है, इस तरह के सवाल आ जाते हैं कि पहले क्या आता है, पहले क्या आता है, उसको उल्टा सीधा लिख देते हैं, तो आपको हायरार्की में इसको लगाना पड़ेगा कि पहले ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये होता है। तो हम्म, अभी स्टाफिंग को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है हम वहाँ पे आपसे मिलेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।